के शो में। पीटीआई हुकूमत के 10 माह स्टॉक मार्केट खसारा 1758 अरब रुपए। तब्दीली सरकार का आईएमएफ मुआहदा, करेंसी मार्केट में मुसलसल बेचैनी। क्या आईएमएफ पैकेज से कबल बिजली के निर्खों में मजीद 15% इजाफा मुतवक्के। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज डॉलर में जो कुछ इंटरबैंक ओपन मार्केट में हुआ है, जो स्टॉक मार्केट में आज भी 320 पॉइंट्स की कमी है, बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आवाम परेशान है। ये जो मुसलसल बेचैनी है, ये आईएमएफ मुआहदे के बाद भी इसमें कमी क्यों नहीं आ रही है? अपोजिशन अलग इस पर चर्चा कर रही है, हुकूमती नाअहली या हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज है उनके ऊपर, और हुकूमत अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि वो बता सके कि जो कुछ उसने किया है वो इकदाम दुरुस्त है या उन इकदाम का असर अभी नहीं तो कुछ दिन बाद मुस्बत आना शुरू हो जाएगा। आपको पहले बताते हैं कि जो नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर आज गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म की है, उसमें जो मुख्तलिफ रहनुमा उन्होंने क्या कहा है, सुनवाते हैं पहले स्टेटमेंट। इनको नहीं पता कि इन्होंने असल पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी पैदा कर दी है और आज हर पाकिस्तानी महंगाई की सुनामी से परेशान है। पाकिस्तान के रुपए को फुटबॉल बना दिया है जिसको हर रोज किक्स पड़ती हैं। चूंकि इस हुकूमत को मईशत चलाने की समझ बूझ नहीं है। इमरान खान की सियासत ने, इमरान खान की खारजा पॉलिसी ने, इमरान खान की हिकमत अमली ने पाकिस्तान को अपनों से, दोस्तों से दूर कर दिया है और गैरों के कदमों में ले जाकर बैठा दिया है। ये इतने नालायक हैं कि पाकिस्तान और आईएमएफ के मुआहदे के लिए इनको आईएमएफ की टीम को भर्ती करना पड़ा और 5 दिन पहले जो आईएमएफ के साथ मुआहदा कामयाब हुआ है उसका बोझ पाकिस्तान की आवाम को आज बर्दाश्त करना पड़ेगा और 9 माह की महंगाई के तूफान में और भी ज्यादा इजाफा होगा। गैस और बिजली और पेट्रोल की कीमतों में और इजाफा होगा। रुपए की कदर हर रोज गिरेगी और डॉलर की प्राइस और कीमत हर रोज इजाफा होगा और ये बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त डॉलर प्राइस है 143 रुपए पर पहुंच गया है। ये सिर्फ इस खलंडरों के टोले की नालायकी की वजह से। इसी तरह से मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट्स किए और उन्होंने कहा कि एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज, क्वाइट अ ड्रामेटिक फॉल फ्रॉम ग्रेस एंड ग्लोरी अंडर एमएनएस व्हेन रुपी वाज स्टेबल एंड स्टॉक मार्केट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इन द वर्ल्ड। अब ये इस तरह के जो तनकीद है वो भी हुकूमत को सुननी पड़ रही है। हुकूमत अपने तय जो कोशिशें कर रही है वो अपनी जगह, लेकिन आपके सामने एक एनालिसिस रखते हैं कि गुज़श्ता 10 माह में जो स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है पिछले 2 साल में कितना कम हुआ, इंडेक्स कितना कम हुआ और 10 माह में एक्चुअल कितना लॉसेस हुए, कितना इन्वेस्टमेंट इवेपोरेट हुआ स्टॉक मार्केट से। तो आपको ये स्लाइड की सूरत में दिखाते भी हैं जिसमें पीटीआई हुकूमत में जो टोटल स्टॉक मार्केट का खसारा है वो 1758 अरब। स्टॉक मार्केट में जो मंदी है इसके अगर 2 बरस में सरमायाकारों की बात की जाए तो टोटल 2630 अरब रुपए डूबे, लेकिन पिछले 10 माह में 1758 अरब रुपए जो है वो पीटीआई हुकूमत के इब्तदाई 10 माह में ये नुकसान हुआ। 2019 तक मजमूई गैर मुल्की जो फरोख्त रही और फॉरेन सेलिंग रही वो 75.11 बिलियन रुपीस रही। इसी तरह से यकुम जून 2017 से 13 मई 2019 तक इन 2 सालों में जो इंडेक्स है ये 14,000 से जायद की पॉइंट्स की कमी इस इंडेक्स में हुई है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो जून 1 2017 को ये 9,757 अरब रुपए थी जो कम होकर 7,126 अरब रुपए हो गई। जो डिक्लाइन था 2,630 अरब रुपए का था। इसी तरह से स्टॉक मार्केट का अगर इंडेक्स की बात करें तो पीटीआई 17 अगस्त 2018 से लेकर मई 13 2019 तक 8,546 पॉइंट्स की कमी स्टॉक इंडेक्स में आती हुई नजर आई। तो टोटल डिक्लाइन अगर 2 साल के अंदर जो है स्टॉक मार्केट का वो बनता है 14,000, तो इसमें से 8,000 8,500 पॉइंट्स जो हैं वो पिछले अगस्त 2018 से लेकर मई 2019 के अरसे के दौरान आए। ये स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है। डिटेल में बात भी करते हैं। प्रोग्राम में अली परवेज साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद से। हमारे साथ नासिर मूसा ज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असेंबली भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज़। और हमारे साथ यहाँ कराची में जनाब खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, माशी तज़े निगार हैं, स्टॉक मार्केट दीगर इंडिकेटर्स पर गहरी नज़र रखते हैं। खुर्रम साहब, ये जो मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन लॉस हुआ है ये इन्वेस्टमेंट इवेपोरेट हुई है 2 साल में हुई है, बहुत से अवामिल होंगे इसके पीछे यकीनी तौर पर,
ये पिछले 10 माह में जो इतना बड़ा लॉस हुआ, 8,000 ज्यादा इंडेक्स गिर गया, 758 बिलियन रुपीस का लॉस है, वजह क्या रही है? अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, क्या है? आप इसको सम अप करते हैं इस परफॉर्मेंस को? बिल्कुल, देखें किसी भी दुनिया की स्टॉक मार्केट जो ऑपरेट करती है वो एक खास एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है, और उस स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट करती है पूरे एनवायरनमेंट को, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को। क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो इसलिए इन्वेस्ट करता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पॉलिसी कंसिस्टेंसी हो, और उसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो लिस्टेड होती हैं कंपनीज, उनका एनवायरनमेंट कितना उसमें ऑपरेट करना कितना आसान है, उनके प्रॉफिट्स कैसे आ रहे हैं, वो किस तरह से अर्न कर रहे हैं, कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, और ओवरऑल ग्रोथ क्या है इकोनॉमी में। तो देखें, जो पिछले 7-8 महीने का जो खुलासा है वो यही है कि ऑफ कोर्स जिस पॉइंट से पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई, उस पॉइंट के बाद इस गवर्नमेंट ने टेकअप किया, बट उसके बाद बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हुए हैं जिसमें जो ये कहना कि जी लाजिम भी थे और जो है एट द सेम टाइम इम्पैक्टिंग भी थे बिजनेस एनवायरनमेंट पे। तो उसमें आप इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज़ करना सबसे ज़्यादा, डबल हो जाना, इन्फ्लेशन का डबल हो जाना, ग्रोथ रेट का नीचे आ जाना, डिवैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होना। देखें आप 43% आज के रेट के, अगर आप आज का रेट लगाएं तो पिछले 2-1.5 साल में 2017 दिसंबर से डिवैल्यूशन स्टार्ट हुई, और उसके बाद जो है इस गवर्नमेंट के जो है वो अभी तक के जो टेनर है उसमें रही है। तो टोटल डिवैल्यूशन होना, उसका इम्पैक्ट फिर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना, इन्फ्लेशन बढ़ जाना, फिर सबसे बड़ा जो मसला है वो ग्रोथ का नीचे हो जाना। यानी कि ग्रोथ आप 5.5% थी, वो ठीक है, हमें शुरू में ये प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी, बट वो 5.5% से नीचे आके 3-2.5-3% पे आ जाना। तो इसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे नज़र भी आ रहा है, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटीज़ हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की वो गिरती जा रही है। मतलब क्वार्टर भी देख लें, क्वार्टर बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि पिछले साल सेम पीरियड में आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी कॉर्पोरेट सेक्टर की वो डाउन है इस साल के मुकाबले में, इस क्वार्टर के मुकाबले में। तो ये ओवरऑल जो है वो बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है कि इस जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है इसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर पे आना शुरू हो गया है। इसी की वजह से आपने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक से लोग निकल के इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, तो लोग बॉन्ड मार्केट में, फिक्स्ड इनकम में इस तरफ जो है वो जाना शुरू हुआ। ये जो हम कह सकते हैं कि ये जो अगर ये खसारा हुआ है स्टॉक मार्केट का पैसा, ये निकला भी अगर पैसा है तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर चला गया। देखिए दो चीज़ें, एक तो ये कि लॉसेस हुए हैं, तो लॉस का मतलब ये कि आपकी जो लिक्विडिटी है या आपके जो सेविंग्स हैं वो इवेपोरेट हो गई ना, आपकी मतलब वैल्यू कम हो गई एक चीज़ की। जैसे आपने एक स्टॉक लिया 100 रुपये का, वो आज अगर 50 रुपये का ट्रेड हो रहा है तो आपका आधे पैसे तोड़ गए उसमें। तो एक तो ये भी है, फिर एट द सेम टाइम जो बच जाते हैं पैसे, जो सेविंग्स बच जाती हैं, वहाँ से फिर एग्जिट भी होना शुरू होता है कि जी मज़ीद नुकसान ना हो जाए एक तरफा अगर मार्केट चल रही हो। तो इसलिए भी हुआ है कि एग्जिट्स भी हुए हैं, रीबैलेंसिंग भी हुई है, और फिर साथ साथ यहाँ से पैसा सेविंग्स में भी गया है, फिक्स इनकम में भी गया है, दूसरे फंड्स में भी गया, और फंड्स ने भी बेचा है, रिडम्पशंस भी आई हैं। तो दोनों चीजें हैं, लॉसेस भी हैं। दो चीजें आपने, एक तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, फिस्कल पॉलिसीज की अनसर्टेनिटी है, वो तो ठीक है, लेकिन अब तो हम एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जब हम IMF से मुआहदा कर चुके हैं, और अब हम ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहां पे एमनेस्टी स्कीम भी दे चुके हैं। उसके बावजूद आज 320 पॉइंट्स मार्केट गिर चुकी है। तो वजह क्या है कि मतलब हम बाजार तो फिस्कल अनसर्टेनिटी अब खत्म होनी चाहिए, अब सारी पॉलिसीज अब स्टेबल नजर आ रही है, टीम आ चुके हैं सामने। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो चीजें, एक तो ये कि आपके लॉसेस चलते आए हैं आहिस्ता आहिस्ता, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा ये कि सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा प्ले कर रहा है इस वक्त। सेंटिमेंट से मुराद ये है कि जब अनसर्टेनिटी होती है, जब पॉलिसी होल्डर्स, जो पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इनके दरमियान अगर कम्युनिकेशन गैप होता है तो ये बड़ा जो है ना आपको हर्ट करता है। देखिए 3-4 चीज़ें थी जिनका डर था। एक तो ये था कि MSCI के इमर्जिंग मार्केट्स में हम हैं, जिसमें इंडिया है, चाइना है, डिफरेंट जो है बड़ी कंट्रीज हैं, इसमें हम 2 साल पहले अपग्रेड हुए थे फ्रॉम फ्रंटियर मार्केट्स, और डाउनग्रेड कब हुए थे? 2008 के वक्त जब हमारा फ्लोर लगा था मार्केट का। हम अपग्रेड हुए, अपग्रेड होने के बाद अब ये जो है फेयर था कि कहीं MSCI जो है इस लिक्विडिटी की कम होने की वजह से, मार्केट के गिरने की वजह से कहीं हमें डाउनग्रेड ना कर दे। वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता, अल्लाह का शुक्र है वो नहीं हुआ, वो क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ थी IMF का प्रोग्राम बड़ा लेट हो रहा था। तो होता क्या है कि इन्वेस्टर पहले इंतज़ार करता है कि वैल्यूएशंस अच्छी हैं, मैंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन एट द सेम टाइम जब देखता है कि बहुत डिलेज आ रहे हैं तो वो अनसर्टेनिटी की वजह से लोग साइड लाइन पे होना शुरू होते हैं। तो एक पूरा वो कहते हैं ना आप चेन इफेक्ट आना शुरू होता है। तो ये भी इशू है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके यहाँ ओवरऑल लिक्विडिटी नीचे चली गई है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से लिक्विडिटी ड्राइव होगी। लिक्विडिटी ड्राइव करती है मार्केट्स को, तो लिक्विडिटी जब नहीं होती, लोगों के लॉसेस होते हैं, तो वो एबिलिटी कम हो जाती है दोबारा इन्वेस्ट करने की। हालांकि वैल्यूएशंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन सेंटीमेंट बहुत ज्यादा मल्टीपल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेंटीमेंट बड़ा नेगेटिव किरदार अदा कर रहा है। एक इसी बात पे मैं PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली में ज्वाइन कर चुके हैं नासिर मुस्तफा साहब। तो सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और हर आदमी इसका तो उसके जहन में ये है। आज भी कुछ खबरों में और अखबारों में बाकायदा कोट किया गया, IMF कंडीशंस के नाम से हम वो खबर दिखा भी देते हैं
जिसमें कहा गया कि जो मुख्तलिफ एक्शंस अब गवर्नमेंट लेने जा रही है उसमें % बिजली में मजीद इजाफा हो सकता है IMF प्रोग्राम से पहले, यानी बाद में नहीं पहले। फिर एक कमेटी बनाई जाएगी जो इंडिपेंडेंट फ्री फ्लोट मार्केट और वो सब करेगी, जिससे एक्सचेंज रेट पे क्या मैकेनिज्म फर्क पड़े। तीसरा जो कंसर्न है वो तो टेक्निकली मैं पूछूंगा अभी खुरम साहब से कि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है जो 20 मई को है और उसमें कितना डिस्काउंटेड बढ़ेगा, जो आज एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट स्टेट बैंक की प्रेस रिलीज भी आई है, तो वो तो एक कंसर्न है। लेकिन नासिर साहब, क्या 15% मजीद बिजली की कीमतों में इजाफा ये होगा या नहीं होगा ये सवाल नहीं, लेकिन ये अवाम बर्दाश्त कैसे करेंगे और आप इसे ओन कैसे पॉलिटिकली अवाम के सामने जब इतने एहतजाज का शोर आप लोगों के खिलाफ मच रहा है? नासिर साहब। सुफियान साहब, बेसिकली जिस तरीके से आपने कह दिया कि बिजली में नरखों में इजाफा होगा, तो इसमें जो लोअर स्लैब है उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा है। हाँ, बेशक जो इससे ज़्यादा 300 से यूनिट से ज़्यादा जो स्लैब है उसमें इजाफा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी मेन वजह यह कि जो आपका रुपया डिप्रिसिएट हुआ है और जो ऑयल प्राइसेस है पाकिस्तान में, जो बिजली बन रही है वो डेफिनेटली वो फर्नेस ऑयल्स की मैक्सिमम उसमें जो हमारी एनर्जी मैक्स है उसमें ज़्यादा हिस्सा उसका है फर्नेस ऑयल से बनने वाली। तो डेफिनेटली जब उनको खास ज्यादा पड़ेगी तो ऑलरेडी हम पाकिस्तान इन कंप्रोमाइजेस से 50 सालों से यह हम आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देकर हमारे मुल्क का मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब हम इस पोजीशन में है कि ये मुल्क 30,000 अरब से ज्यादा हम मकरूज है और हम दिवालियापन की तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जब उनको जो इंक्रीज आ रही वो उन लोगों पे पास आने कम से कम वो अफोर्डेबल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उस पर कोई नहीं होगा। और उसका जो फैक्टर है उसमें मुल्क में 75% गरीब जो लोग हैं, फिर 75% जो है उसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा। 75% से ज्यादा बिजली यूनिट को इस्तेमाल करते उसमें बेनिफिट उसमें आएगा, उसमें डेफिनेटली उसमें इजाफा होगा। ये जो बात है कि ये आप श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि आम आदमी पर उसका फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप जब बिजली कीमतें बढ़ाएंगे और आप समझ रहे हैं कि सिर्फ 25% फर्क पड़ेगा, ये कहीं खुशफहमी तो नहीं है नासिर साहब? ये जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ये इसका इम्पैक्ट ओवरऑल पेट्रोल दीगर चीजें आम आदमी कैसे बच सकता है? सब हर एक पे फर्क पड़ेगा इस पर, कैसे आप कह सकते हैं नहीं पड़ेगा? इनडायरेक्ट पड़ेगा, इनडायरेक्ट पड़ेगा। डायरेक्ट दो किस्म के, अगर 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उसके लिए प्राइस इंक्रीज नहीं है, और जो 300 यूनिट से अबव की यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं, अगर कोई बंदा एसी इस्तेमाल कर रहा है, कोई फैसिलिटीज इस्तेमाल कर रहा है, तो डेफिनेटली उस फैसिलिटीज के अगेंस्ट उसको पे भी कर देना चाहिए। आज जैसे ये हमारी अलमिया है कि हम रुपए के अगेंस्ट, नासिर साहब सॉरी कहते हैं कलामी आपकी कर रहा हूं, 4% डॉलर कीमत में इजाफा हुआ, 148 तक पहुंच गया। हम डॉलर से क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के अलावा डॉलर का इंपैक्ट ऑयल प्राइसेस के ऊपर है, सीधा सीधा पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़नी है, डीजल की कीमतें बढ़नी है, बहुत सी चीजों में फर्क पड़ना है। कैसे आप कह सकते हैं कि महंगाई नहीं पड़ेगी, 148 का डॉलर भी हो जाएगा, फिर भी महंगाई पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये या बिजली कीमतों पे फर्क नहीं पड़ेगा? वैसे नहीं पड़ेगा तो वैसे पड़ जाएगा 148 का जब डॉलर हो जाएगा तो नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई में इन्फ्लेशन में फर्क आएगा, महंगाई बढ़ेगी। उसकी मेन वजह यह है कि जो हमारी माशी पॉलिसी है, जो गुज़श्ता 50-60 साल से जो हम आ रहे हैं और हम कर्ज पे लेकर कर्ज उतार रहे हैं, तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली हम एक स्टेज पे अब आके फिक्स हो गए हैं, स्टक हो गए हैं। डेफिनेटली इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि आइंदा पाकिस्तान के फ्यूचर और मुस्तकबिल के लिए कुछ ऐसे फैसले कर देना चाहिए, चूंकि पिछले गवर्नमेंट ये करते थे कि वो हम चाहते हैं कि आप कुछ नए फैसले करें, क्योंकि आप जो ये बात कह रहे हैं ये आपके रहनुमा अभी जो साबका हुक्मरान थे उनके खिलाफ यही बात करते थे। मैं आपको आप ही के रहनुमाओं की ट्वीट्स दिखाता हूं जो कुछ साल कबल या अभी कुछ माह कबल तक भी आप ही के रहनुमा नून लीग की हुकूमत या पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ करते थे। शीरी मज़ाहिरी साहिबा जब गिर रहा था डॉलर के अगेंस्ट, तो वो कह रही थी कि स्पायरलिंग रूपी फॉल विल कॉज अ मासिव राइज, ये जो मैं समझा रहा था महंगाई पर, राइज इन एक्सटर्नल डेट क्रशिंग द ऑर्डिनरी सिटीजन, आम आदमी की कमर तोड़ देगा under its burden. But then what can one expect from a government whose economic point man jokes about selling national assets for $1? आगे लिखती है मिफ्ता साहब का मजाक उड़ाते हैं, मुफ्ता कहती हैं उनको। इसी तरह शीरी मज़ाहिरी साहिबा 23 अप्रैल को कहती हैं कि पाकिस्तान being dragged into IMF shackles against by हफीज शेख के खिलाफ लिखती हैं, to understand why we must understand Sheikh's own connections to US, IMF and World Bank. फिर आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान है वो कहते हैं कि फॉल ऑफ पाकिस्तानी रुपी अगेंस्ट द डॉलर वाज प्रोबेबली पार्ट ऑफ द डील विद IMF, बिगर लोन बर्डन टू रिटर्न, they can and they keep
to on squeezing. They bend उन्होंने लिखा है इस वक्त, शायद ये गलत इसमें जो है इस वक्त उनकी ट्वीट में उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन they bend उन्होंने लिखा है। आगे शीरी मजारी साहब की एक और ट्वीट है 2012 2 नवंबर की, जिसमें वो कहती हैं कि हफीज शेख admits entire government responsible for power crisis. He is part of government, so should lead the way and resign after this mega failure. तो नासिर साहब, ये आप ही के रहनुमा हमें समझाते रहे कि जब डॉलर बढ़ता है तो उसका क्या फर्क पड़ता है। अब हम बातें सुने या आपकी जो अब आप हमें नई बातें बता रहे हैं उनको माने, क्या करें हम, किस तरह की किसी बात माने? बेसिकली जो आप ट्वीट्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस टाइम जो हमारी लीडरान साहिबान थे जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वो उस टाइम अपोजिशन में थे। तो अपोजिशन का स्टांस और गवर्नमेंट का स्टांस में बड़ा फर्क होता है। अपोजिशन वाले चूंकि वो एक रूटीन की वो आम बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो होते हैं वो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड रियलिटीज पे वो बात और फैक्ट पे बात करते हैं। जिस तरीके से अभी नून लीग नवाज शरीफ साहब ने आज कह दिया कि ईद के बाद एहतजाज शुरू करो, तो अब वो यही नवाज शरीफ साहब थे कि जब खान साहब एहतजाज कर रहे थे तो नून लीग की हुकूमत उज़रा ये कह रहे थे कि ये कैसे कह सकते हैं कि आपके जो लीडर्स हैं इक़्तिसादी पॉलिसी के खिलाफ है। सर, ये ऑपोजिशन में बैठ के प्रैक्टिकल बातें करते थे। मेरी बात सुन ले, जी सर, मेरी बात सुन ले, प्रैक्टिकल बातें करते हैं। यही वजीर आजम कहते थे कि पार्लियामेंट में आकर बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, ये हुकूमत के खिलाफ वो तो सियासी बातें हैं, वो सियासी बातें हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि सियासी बातें होती हैं, ऑपोजिशन में भी लोग करते हैं। लीडर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा जी आप कंप्लीट कर ले बात आप कर लें जी। मेरे कहने का मतलब ये कि जो नून लीग वाले जो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम में थे, हसन इकबाल साहब जो वजीर थे, तो वो उसका एक और स्टांस था एहतजाज के खिलाफ, वो उसको मुल्क और कौम के लिए वो दुश्मन करार देते थे। लेकिन आज वही लोग जो माशी हालात है, जो सख्त हमारे माशी हालात है, उसमें भी उनको ईद के बाद वो कॉल दे रहे। तो अपोजिशन और गवर्नमेंट मुझे मौका दे बात करने का कि बात ये है कि आप सियासी बात में तो ठीक कह सकते हैं कि वो एहतजाज को गलत कह रहे हो या नहीं कह रहे हो। ये हमें इकोनॉमिक्स समझा रही थी शीरी मजारी साहिबा, ये कह रही थी कि जब पैसा गिरता है तो उससे हमारा एक्सटर्नल डेट बढ़ता है और उससे आम आदमी की कमर टूटती है। ये कोई सियासी बात नहीं है, ये फैक्ट बता रही थी। तो क्या अब वो ये अब नहीं समझती कि ऐसा हो रहा है क्या, या ये उस पर झूठ बोल रही थी कौम से कि ऐसा होता है, या अब सच बोलेंगे, या आप बताएंगे झूठ है या वो सच है? ये कोई सियासी बयान नहीं है, ये तो एक लॉजिक समझा रही है हमें कौम को। ये जी अगर सियासी बयान होता मैं मान जाता आपकी बात को। एग्री, मैं आपके साथ बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री हूं। अगर रुपए की डिप्रिसिएशन होती है तो डेफिनेटली वो उसमें जो हमारे माशी वो है जो महंगाई है वो आ रही है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई की एक लहर आने वाली है। महंगाई है, इसमें हम एग्री है, हम कौम के सामने कह रहे हैं, लेकिन ये कड़वी गोली है और उसको अगर मईशत को आपको ठीक करना है और पाकिस्तान को मुस्तकबिल के लिए अपना पांव पे खड़ा करना है तो डेफिनेटली इस तरीके से डिसीजन आप लेंगे। देखो जो रुपए पे जो प्रेशर था वो नून लीग के दौर से था। ये प्रेशर मैं अली साहब की तरफ मुझे जाने ये मैं इसी बात पे नासिर साहब आपकी बात कंप्लीट पहुंची। अली साहब मुझे आपसे बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट सारी करनी है। मैंने नून लीग का पहले मौके भी सुनवाया था, लेकिन अली साहब मुझे आपसे जो बात करनी है पहले असद उमर साहब को सुनवाना है मुझे कि उन्होंने भी कुछ इस पर बात की रुपये वगैरह पे, फिर आपका मौके इस बारे में बताइएगा। असद उमर साहब ने जो कहा है आज, लेट्स हियर दिस फर्स्ट, फिर अली परवेज साहब का कमेंट लेते हैं। एक्सचेंज रेट के अंदर हो क्या रहा है, क्यों रुपए की कदर, कौन करता है रुपए की कदर में कमी, क्यों हो रही है वो कमी, और इससे अवाम पे और मईशत के ऊपर असर क्या पड़ता है। सबसे पहले तो कौन ये करता है जी, हमारे निज़ाम के मुताबिक ये इख्तियार जो है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो उसको सेट करना और एक्सचेंज रेट सेट करना ये सेंट्रल बैंक का इख्तियार है और सेंट्रल बैंक ही ये फैसले कर रहा है। वो कर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो तो आके अवाम का वोट नहीं लेके आए, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम आपको बताएं कि क्यों हो रहा है ये, वो कर क्यों रहे हैं। सादा सी बात है, सप्लाई एंड डिमांड का वो तरीक़ेकार है। डॉलर की मांग ज्यादा है, तलब ज्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, तो या तो डॉलर की कदर के अंदर, रुपए की कदर के अंदर कमी होगी, या रियासत अपने वसाइल इस्तेमाल करके अपनी तरफ से डॉलर देती रहे, और यही रियासत करती रही, डॉलर देती रही। तो एक ये लॉजिक थी जो नवंबर 2018 में असद उमर साहब मुझे समझा रहे थे। अली परवेज साहब, आप किस लॉजिक को आप सब्सक्राइब करते हैं? मतलब हमें तो सारी लॉजिक समझ नहीं आ रही है, कौन सही कह रहा है, क्या हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अभी हो क्या रहा है असल में? अली परवेज साहब क्या समझ रहे हैं आप?
देखें खान साहब, मैं असद उमर साहब के बयान पे आने से पहले ज़रा 2-3 बातें जो मेरे से पहले मेरे भाई नासिर साहब ने की, मैं उनका जवाब दे दूं। आपने, और एक गिला मेरा आपसे भी है, आपने सिर्फ शीरीन मज़ारी के ट्वीट का जिक्र किया और अब आपने हमारे जो आज के सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका जो बयानिया था उसको बिल्कुल आपने टच अपॉन नहीं किया। आप क्या ये भूल गए कि इमरान खान साहब कहते थे कि जब रुपए की बेकदरी होती है, जब मुल्क का कर्जा बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हुक्मरान है वो बिल्कुल करप्ट और नाअहल होते हैं। तो इमरान खान साहब का भी जो बयानी है उसको भी जरूर जहन में रखें, और जिस तरह इमरान खान साहब ने किया उसी तरह उनके प्यादों ने उनके नीचे उनको खुश करने के लिए किया, और इस चीज से कता नजर के ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। तो और वो इनका जो बयानिया था वो मेरे ख्याल से जिस बदसूरती की तरह, जिस स्पीड के साथ एक्सपोज हुआ है 8 महीने के अंदर कि इन्होंने अपने हर मेजर इनिशिएटिव के ऊपर यू टर्न लिया है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से उससे आगे बात करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात जो मेरे भाई नासिर साहब ने कहा कि अब मियां नवाज शरीफ साहब लोगों के हकूक के लिए एहतजाज की कॉल की तरफ जा रहे हैं, तो मैं अपने भाई को यह तसल्ली करा दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा उन लीडरान में से हैं जो कानून की हुक्मरानी के लिए जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आपको याद होगा अदलिया की मूवमेंट भी उन्होंने चलाई, उन्होंने जब पनामा केस का फैसला आया डिस्पाइट रिजर्वेशंस उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, अपने आप को ओहदे से अलहदा कर लिया और अपने आप को कोर्ट के आगे पेश कर दिया कि जी मैं जो फैसला होगा उसको तस्लीम करूंगा। अच्छा, अब मियां नवाज शरीफ साहब तो एहतजाज की बात करें, इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी और कंटेनर पे चढ़ के पीटीवी स्टेशन को आग लगाने की, बिजली के बिलों को आग लगाने की, हुंडी के तरीके सिखाने की कोशिश की थी ताकि वो इकोनॉमिक जो आपकी जर्नी शुरू हुई थी और चाइनीज प्रेसिडेंट की विजिट थी जो सीपैक का तोहफा लेके आ रहे थे उनको सैबोटाज कर सके। तो हमारी पार्टी का बयानिया बड़ा क्लियर है, मियां नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम साहिबा का, कि मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, पर लोगों के हकूक के लिए कानून के दायरे में रहकर असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी भरपूर एहतजाज करेंगे, क्योंकि इन्होंने महंगाई से लोगों की आखिरी सांस भी निकाल दी है। और अब जब ये IMF के पास जाएंगे तो एक ये आपकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन अली साहब ये मुझे बताइएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मुल्क में है नहीं और नवाज शरीफ साहब जेल में है, तो क़यादत कौन करेगा इस एहतजाज की जो आप लोग करने जा रहे हैं? कौन संभालेगा? पहले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल जेल के अंदर हैं और शहबाज शरीफ साहब बाहर गए हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वो कोर्ट लखपत जेल के अंदर बंद थे तो वो अपने कैंसर के जो टेस्ट थे वो नहीं करा सके थे। तो वो अब वो टेस्ट जिस तरह कंक्लूड होते हैं तो इंशाल्लाह वो बजट सेशन से पहले वापस होंगे और वो क़यादत खुद करेंगे, और अगर उनको किसी ना किसी वजह से रुकना भी पड़ता है, टेस्ट की वजह से या कोई और इमरजेंसी होती है, तो यहाँ पे पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। आपने देखा है पार्टी अभी रिसेंटली रीऑर्गेनाइज भी हुई है, सेंट्रल वाइस चेयरमैन भी मौजूद है हमारे पास मरियम नवाज साहिबा की शक्ल के अंदर, जिनको देख के जो हमारी यूथ है उसकी दिलों की धड़कन तेज हो जाती है, जो लीड कर सकती हैं, जो एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं जो इसको स्टीयर करेंगी। हमजा शहबाज साहब भी मौजूद हैं, और उसके अलावा पूरी सेकंड टियर लीडरशिप मुल्क के अंदर मौजूद है जो इस जो ऑनस्लॉट को लीड करेगी। मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब की नाअहली है पिछले 9-10 महीने के अंदर, चाहे वो पॉलिसी पैरालिसिस की शक्ल के अंदर आपको नजर आई हो, चाहे उनकी बदजुबानी और वर्बल डायरिया की शक्ल के अंदर नजर आई हो, इसका अब नुकसान जो है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस किस्म की जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर इमरान खान साहब ने जो हमारी फिस्कल स्पेस है उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब IMF के साथ पैकेज निगोशिएट किया उस वक्त भी मुश्किल हालात थे, पर उन्होंने इस किस्म की शर्तें कभी अग्री नहीं की जिससे आपकी डिफेंस के ऊपर डायरेक्टली सवालिया निशान आता हो। आज जो IMF पैकेज निगोशिएट हुआ है खान साहब, वो जाके आप देखिएगा, उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि प्राइमरी डेफिसिट 0.6% के ऊपर रिड्यूस करेंगे। तो मैं आपको एक मैथ्स का स्टूडेंट होते हुए एक बड़ा बुनियादी सवाल करता हूं, अगर आप अच्छा प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली होता ये है कि जी आपका जो खसारा है माइनस या उसमें ऐड लें अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो जब आप ये कर लेते हैं तो आपने अगर उस प्राइमरी डेफिसिट को 6% पे रिड्यूस करना है तो आपके पास ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, आप ये देखिएगा। अब आपने 50% अपना डेवलपमेंट का बजट ऑलरेडी गिरा चुके हुए हैं, आपने करंट एक्सपेंडिचर 20% लेकिन बेच दी, सारी गाड़ियां बेच दी, कुछ सारे ड्रामे कर दिए। ये की बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर। इस ब्रेक के बाद आते हैं तो ये वो कहते हैं कि 0.6% जो प्राइमरी डेफिसिट इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आके कुछ अहम सवालात मुस्तकबिल के हवाले से हम करेंगे, सियासी भी माशी भी। हमारे साथ रहेगी।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात मुस्तकबिल के, जो मुस्तकबिल का मंजरनामा माशी होगा, सियासी होगा, एहतजाज, मईशत के हवाले से क्या नज़र आ रहा है ये हम जान रहे हैं। जो माशी हवाले से नज़र रखते हैं उनसे भी, और जो सियासतदान है मुख्तलिफ जमातों के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली परवेज़ साहब, आप बात कर रहे थे कुछ प्राइवेट डेफिसिट वगैरह की, मैं क्योंकि चाह रहा हूँ कि आप उसको कंटिन्यू कंप्लीट कर लो तो मैं आगे बढ़ूँ यहाँ से। आपकी बात इंटरप्ट हुई थी ब्रेक से पहले, आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या पॉइंट है आपका? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जब आप उस स्ट्रेनुअस जो प्राइमरी डेफिसिट के टारगेट को मीट करने की कोशिश करेंगे और आप ऑलरेडी अपना जो डेवलपमेंट का खर्चा है वो आधा कर चुके होंगे, आपका करंट अकाउंट का जो करंट एक्सपेंडिचर जो है ऑलरेडी 20-25% अप होगा, तो जो सारे का सारा कुल्हाड़ा गिरेगा वो आपके डिफेंस बजट के ऊपर गिरेगा। और जब डिफेंस के अंदर कटौती होगी, आजकल की टेंस इंडियन एनवायरनमेंट, अफगानी बॉर्डर के ऊपर जो एनवायरनमेंट है, उसके बाद इन्होंने अपनी नालायकी की वजह से आपकी नेशनल सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी $10 बिलियन का डिफेंस का बजट रखा, क्योंकि डॉलरों में बजट देखना बड़ा जरूरी है, बिकॉज सारी की सारी परचेजेस जो आर्मामेंट्स की होती हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स में डॉलर से जाके होती हैं। अब और इंडिया का उस वक्त डिफेंस बजट तकरीबन $50 बिलियन के करीब था, तो हमने 1:5 की रेशियो रखी हुई थी। अब हालात क्या होंगे इनकी इस कंडीशन की एग्रीमेंट के बाद कि इंडिया $60 बिलियन खर्चने जा रहा होगा और मेरे भाई की हुकूमत जो है वो $6 बिलियन खर्चने जा रही होगी, जिसका मतलब ये है कि जो रीजन के अंदर जो आपका बैलेंस होगा आर्म्स का, वो बड़ी बुरी तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएगा, 1:10 की रेशियो पे जाएगा। आपका पॉइंट आया, ये आपके नजदीक सिर्फ ये नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी इससे, और मैं कुछ और जो आम आदमी में फर्क पड़ने लगा उन चीजों पर आने लगा। इससे पहले हफीज शेख साहब को हम जो आज उन्होंने बात की इंपॉर्टेंट कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे मईशत के हवाले, वो क्यों करने पड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं मुश्किल फैसले, हम आपको सुनवाते हैं। फिर क्या मुश्किल फैसले मजीद होने जा रहे हैं इस पर बात करते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। भारत के साथ जो मुआहदा है उसकी जो बुनियादी पॉइंट्स हैं, एक तो ये कि ये $6 बिलियन का हम उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो कि तकरीबन कम सूद वाले टर्म्स पे होगा। दूसरी चीज़ ये कि इस मुआहदे की बिना पर जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो भी हमें $2 से $3 अरब इजाफी देंगी, और वो भी कम शरह सूद पे होगा। तीसरी चीज़ ये कि हम पूरी दुनिया में एक मैसेज भेज रहे हैं इस मुआहदे के साथ कि हम फिस्कल यानी मॉनेटरी और फिस्कल जो कि हमारी अपनी टैक्स कलेक्शन की रिजीम है उसको बेहतर अंदाज में चलाना चाह रहे हैं, और हम डिसिप्लिन से चलने को तैयार हैं, और हम इकोनॉमी को खूबसूरत अंदाज से मैनेज करना चाह रहे हैं। तो ये एक अच्छा सिग्नल है जिससे जो बाहर की दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं और हमारे जो दूसरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उन सबको एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये हफीज शेख साहब कह रहे हैं, लेकिन यहाँ स्टॉक मार्केट 320 पॉइंट्स गिरी है, डॉलर 4% बढ़ा है, 148 तक पहुंचा इंटरबैंक जो इस वक्त डॉलर रुपी पैरिटी है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट स्टेट बैंक अनाउंस करने लगा है 20 मई को, और इसमें क्या होने जा रहा है खुर्रम शहजाद साहब? अनसर्टेनिटी तो बढ़ रही है, वो कह रहे हैं कम होगी, लेकिन ओवरऑल तो बढ़ रही है, क्या हो रहा है? देखिए, थोड़ा सा अगर मुझे आप 1-2 मिनट दें, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूँ कि बेसिकली जो मेरे भाई बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो प्राइमरी डेफिसिट है वो मीट करना है, और उसके लिए बड़ा इशू है। ऑफ कोर्स देखिए, प्राइमरी डेफिसिट पिछले पूरे टेनर में भी जो है ना वो 0.2% नहीं था, एक मरतबा 0.2% टच हुआ, और वो था बेसिकली फिस्कल ईयर 16 था आई गेस, जिसमें प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 0.3% था थ्रू आउट। अगर पिछले 10 साल की बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट कभी मीट नहीं हुआ, नंबर 1। तो इस गवर्नमेंट के लिए कोर्स एक चैलेंज है, ऐसा नहीं है कि वो पिछली गवर्नमेंट पूरी प्राइमरी डेफिसिट मीट करती आ रही थी, तो इस गवर्नमेंट के लिए जो है ना वो कोई जो है आम सी चीज़ है। दूसरी बात ये, प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल ईयर 9 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने एक मरतबा टच हुआ था, और इंटायर मुशर्रफ इरा जो आप देखें 2000 से ले लेता हूँ, लेट्स से 2001 से लेकर 2007 तक थ्रू आउट प्राइमरी डेफिसिट मीट हुआ है, और बल्कि प्राइमरी डेफिसिट की जगह सरप्लस भी हुआ है पहले 4 सालों में। तो एक्चुअली इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो पिछले 2 टेनर्स से कोई ख़ास हुई नहीं है। इस गवर्नमेंट के भी ऑफ कोर्स इश्यूज़ हैं, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि अभी शुरू हुए हैं,
वो थ्रू आउट चलते रहे, नंबर 1। नहीं, लेकिन इसमें बात दूसरी एनएफसी की बात भी तो साथ में आईएमएफ ने जो की है, एक प्रोविंशियल अरेंजमेंट भी चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे तो इसको अचीव करने के लिए क्या वो सूबों से कहेंगे या सूबों से कोई एनएफसी में चेंजेस करवाएंगे? ये भी तो कंसर्न्स रेस हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए ना। देखिए, एनएफसी की वजह से आप मुझे बताएं, जो बेसिक नेसेसिटीज की प्रोविजन है वो किस हद तक बेहतर हुई है। आप ये देख लेना कि आप अगर 100 अरब रुपए से इनको दे रहे हैं एजुकेशन की मद में, 100 अरब का बजट उनका, उसका 106 अरब का हेल्थ का है, तो आपके पास उसके जो है वो असरात कहाँ नज़र आ रहे हैं? समरात के नज़र आ रहे हैं आम आदमी पे, या हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं वो ठीक हो रही हैं? सिर्फ इतना आप उठा लें कि कितना बजट हमने एनएफसी से लेकर अभी तक जो है वो दिया है, और उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, उसके अगेंस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्ट है, इसमें फ़र्क क्या पड़ा है? सिंपल सा एक जो है ना आप एनालिसिस करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा। और ये डिफेंस कंसर्न्स, अली परवेज साहब ने जो कंसर्न उठाया वो डिफेंस का उठाया। वो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी जब आप अचीव करेंगे पॉइंट्स। अच्छा, मैं दूसरी बात कम करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कहूँगा कि अभी इस वक्त हमें यूनिटी की ज़रूरत है, इस वक्त हमें ब्लेम गेम की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स अपोजिशन अपनी जगह एक बात करती आई है, अब अपोजिशन में दूसरी पार्टी है, इस तरफ जो है वो पीटीआई है, तो इस वक्त जिसकी ज़रूरत है ना, जो हम नोट नहीं कर रहे हैं, जो हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारी यूनिटी इस वक्त जो है ना वो नहीं हो रही। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जी देखें, इन्फ्लेशन इतनी कर दी इन्होंने, डबल कर दी, इंटरेस्ट रेट्स डबल कर दिए, और जो है आपकी डेट इतना बढ़ गया है। देखिए, इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है। इस वक्त प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ है। आम आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट का इशू हो रहा है, आम आदमी के लिए महंगाई का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, मतलब उसके लिए दो एंड्स मीट करना इस वक्त टफेस्ट कॉल है। तो हम ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं, हम ब्लेम गेम में लगे। तो पहली तो यूनिटी की प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको, जो भी सुन रहा है, जो पार्टीज हैं, सबको यूनिटी की जरूरत है। नहीं, एग्जैक्टली, अगर हम ब्लेम गेम ही करते रहेंगे ना तो इसकी वजह से आप देखिएगा सिचुएशन और खराब हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले डिस्काउंट रेट में मैं डिस्काउंट रेट 15% हाइक इन पावर टैरिफ, मैंने नासिर साहब से सवाल पूछा था, वो कह रहे थे नहीं, ये जो इम्पैक्ट है ये क्या होने लगा है 15% हाइक बिफोर द आईएमएफ प्रोग्राम। देखिए, और डिस्काउंट रेट में कितना ये एक बहुत ट्रिकी चीज़ है कि आईएमएफ प्रोग्राम का जो डिस्कशन था ना, जो आपके टेक्निकल लेवल टॉक्स थे, उसमें बेसिकली फ्रंट लोडेड प्रोग्राम जो है डिसाइड किया गया। फ्रंट लोडेड क्या होता है कि पहले आप ये 3-4 स्टेप्स लेंगे, फिर हम आपको जो है वो डिस्बर्स करना शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पर हर क्वार्टरली आप कहें कि जी आप बिजली की कीमतें, अगर फ़र्क जो है वो नेट से आप 16-17 रुपये की बिजली बना रहे हैं और आप 9 रुपये की बेच रहे हैं, तो ये 6-7 रुपये कैसे एडजस्ट करेंगे? वो कहेंगे कि जी आप 2 साल में, 1 साल में, 1.5 साल में, या 1 क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में एडजस्ट करेंगे, अब एक मरतबा हम इसको छोड़ देंगे। तो वो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑफ कोर्स होगा। 75% पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं होगा, बट इनडायरेक्ट तो होगा ना। अगर लेट से वो कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, उस बिजनेस पे अगर जो है वो 75 की जगह 25% वो बिजनेस आ रहा है, तो नेचुरली उसको चीज़ वो महंगी मिलेगी, तो इन्फ्लेशन तो आएगी। दूसरी बात क्या है, जी दूसरी बात क्या है कि डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट देखें अभी तक क्या है। डिवैल्यूएशन चाहे वो पिछली गवर्नमेंट ने की हो या इस गवर्नमेंट ने की हो, 43% आज मिला के 43% इस वक्त डिवैल्यूशन हो चुकी है, यानी कि रुपये में गिरावट नजर आई है 43% डॉलर के अगेंस्ट। 1% आपका मुश्किल से जो है ना YoY बेसिस पे एक्सपोर्ट अप है, एक्सपोर्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, 8% इम्पोर्ट डाउन है, और इवन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है 22%। इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उन पर काम नहीं होने की वजह से आपका, मतलब मैं अभी नहीं कह रहा कि इस गवर्नमेंट ने फॉरन कर देने थे, थ्रू आउट सारे रिस्पॉन्सिबल हैं इसमें, कि इसकी वजह से आपके पास ये जो है इसका फ़र्क महंगाई पे आ रहा है, ग्रोथ आपकी कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट का इशू हो रहा है आपके पास, बिजनेसेस में जो है वो डाउनटर्न आ रहा है, और आपका रिजल्ट क्या हो रहा है कि उसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। स्पेकुलेशन ज़्यादा हो रही है, स्पेकुलेशन ज़्यादा हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है, खासकर ओपन मार्केट में। तो अब जो डिस्काउंट रेट की आप बात करते हैं, डिस्काउंट रेट पे देखें, मैं थोड़ा सा डिस्काउंट रेट 400 बेसिस पॉइंट बढ़ चुका है एक साल में। मैं आपसे वही डिस्कस कर रहा हूँ कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 50, 100, 200 मैंने पढ़ा है एक जगह। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें कि क्या होना चाहिए और क्या होगा, दो फर्क है। क्या ख्वाहिश है और होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, डिस्काउंट बढ़ना नहीं चाहिए, इनफैक्ट आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे करना है। एक इशू जो इस वक्त चल रहा है ना, वो एंटी ग्रोथ पॉलिसी चल रही है, वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप ग्रोथ कम करके, डिमांड कंप्रेशन करके, और आप कहेंगे जी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये मुश्किल है, ये रिस्की रूट है। इसमें आपको पता है 1.8 मिलियन लोग जो है हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो निकल रहे हैं कॉलेजेस से, उनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जगह डेमोग्राफिक लायबिलिटी ना बन जाए। तो आपके यहाँ ग्रोथ, एंटी ग्रोथ पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा क्या है, डिस्काउंट रेट क्या होगा? देखें, 50 बेस पॉइंट टू 100 बेस पॉइंट की इस वक्त बात हो रही है। होना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी वजह क्या है? इन्फ्लेशन आपकी एवरेज 7% पे सब खड़ी है 10 महीनों में। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि 8%, हाँ 8.5, 9 भी होगी, ये पास ऑन होगी तो थोड़ी और बढ़ेगी भी, लेकिन एवरेज इन्फ्लेशन इस वक्त 7% पे, तो लेट से वो 8, 8.5 पे पहुंच जाती है मिसाल, या 9 पे पहुंच जाती है। आपके इंटरेस्ट रेट्स इस पर कहाँ खड़े हैं? तकरीबन 11.5% पे खड़े हैं, ठीक हो गया। आपके अब जो सेकेंडरी मार्केट रेट्स हैं, PIB के रेट्स या दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स के रेट्स होते हैं, वो 13% तक जा रहे हैं। तो इसका जो फर्क होता है ना कि इन्फ्लेशन कितनी है और रेट कितना है, तो 3.5-4% का रियल आपका इंटरेस्ट रेट्स है, रियल इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो IMF ये कहता है कि रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव होने चाहिए, वो ये नहीं कहता कितने ज़्यादा हों।
तो इस बेसिस पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो आपके पॉजिटिव है ना, रियल इंटरेस्ट रेट। सही बात है। लेकिन करेगा इसलिए कि ऑफ कोर्स वो आईएमएफ का एक है, वो उनको फ्रंट लोड प्रोग्राम में जाना है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ये सब होगा, एंटी ग्रोथ पॉलिसी 50 से 100 आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नासिर साहब आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद अली परवेज साहब का कमेंट भी इसके ऊपर, क्योंकि तो और एंटी ग्रोथ पॉलिसीज, नौकरियां जाने का खर्चा और मामला खराब अगर डिस्काउंट रेट बढ़ता है यहाँ से। लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक कुछ और अहम सवालात भी एहतसाब के अमल के हवाले से हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात मईशत के हवाले से, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, आगे जो नज़र आ रहा है सियासी तौर पर उस पर बात हो रही है। मोअज़्ज़ज़ हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान मुस्लिम नून के, और हमारे साथ इकोनॉमिस्ट भी मौजूद हैं प्रोग्राम में। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज कुछ इंकशाफात हुए कुछ कॉलम्स के अंदर। मैं नासिर मूसा साहब आपसे पहले पूछूंगा, अली परवेज साहब का कमेंट भी लूँगा। ये चेयरमैन नैब के हवाले से बात हुई, और यहाँ इरशाद भट्टी साहब का पहले कॉलम में रखना चाह रहा हूँ सामने, जिसमें उन्होंने कहा जी कि सुना है दोनों अपोजिशन जमातों के कासिद, ये चेयरमैन नैब के हवाले से वो लिख रहे हैं कि दोनों अपोजिशन जमातों के कासिद चेयरमैन नैब से मिले, कहा कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, जो चाहेंगे मिलेगा। 3 मराद भरी पेशकश वसूल करके चेयरमैन नैब ने बहुत इसरार किया कि ये तो बताओ, यानी जब उनसे कहा गया कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं तो उन्होंने कहा ये तो बताओ कि मेरे मुस्ताफ़ी हो जाने से आपको क्या मिलेगा। जवाब मिला, एहतसाब का अमल स्लो हो जाएगा, आपके जाने के बाद नया चेयरमैन लगाने का मरहला आएगा, अपोजिशन हर हुकूमती उम्मीदवार रद्द कर देगी, पेचीदा गंभीर सूरत हाल में लेन देन होगा, इसके बाद का प्लान नहीं बता सकते। ये अपोजिशन के 2 कासिद इरशाद भट्टी साहब की खबर है, जो आज अपने आर्टिकल में वो लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि अपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमत की तरफ से भी वो कहते हैं नैब पर बहुत दबाव है कि एक साहब को क्लियर किया जाए, क्योंकि उसे वफाकी वजीर इत्तलात बनाना है। अब ये एक साइड है इरशाद भट्टी साहब, दूसरी तरफ जावेद चौधरी साहब जो चेयरमैन नैब से मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात का अहवाल या आप इंटरव्यू के हैं या जो भी उसका वो बताते हैं, और उसमें कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, यानी चेयरमैन नैब से पूछा कि क्या आपको कोई थ्रेट है, तो फौरन जवाब दिया उन्होंने कि बेशुमार हैं, हमारी एजेंसियों ने चंद माह कबल 2 लोगों की कॉल ट्रेस करी, एक 62 शख्स दूसरे 62 शख्स से कह रहा है कि जस्टिस को 5 अरब रुपए की पेशकश करो, दूसरे ने जवाब दिया ये पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है, पहले ने कहा फिर इसे डराओ, दूसरे ने जवाब दिया हमने इसे कई बार डराया, हमने इसकी गाड़ी का पीछा किया, बम मारने की धमकी भी दी, लेकिन ये नहीं डर रहा, पहले ने कहा ओके फिर इसे उड़ा दो, मैंने पूछा कि कौन लोग थे, तो जस्टिस साहब ने जवाब दिया ये आपको चंद माह बाद बताऊंगा, चेयरमैन नैब ने कहा जावेद चौधरी साहब को। आगे इस आर्टिकल में चेयरमैन नैब को कोट करते हुए जावेद चौधरी साहब कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास में जो उनके अल्फाज हैं कि हुकूमत ने मुझे मिनिस्टर कॉलोनी में घर दे दिया, लेकिन ये घर बहरिया टाउन में मेरी ज़ाती रहायशगाह से ज़्यादा खतरनाक बन गया है, मैंने अभी वहाँ सिर्फ 2 कमरे ठीक किए थे और इतनी चंद फाइलें वहाँ रखी थी, मैं लाहौर गया हुआ था, मेरी गैर मौजूदगी में किसी ने घर की पिछली खिड़की का जंगला उतार कर अंदर दाखिल हुआ, तलाशी ली और फाइलें चोरी करके गायब हो गया। मैंने पूछा ये वाकई मिनिस्टर कॉलोनी में पेश आया वाकया, तो जावेद चौधरी साहब ने, तो चेयरमैन नैब ने बोला आगे से हाँ मिनिस्टर कॉलोनी के बंगला नंबर 29 में, और ये पाकिस्तान की महफूज तरीन जगह है, और पुलिस फिंगरप्रिंट्स के बावजूद मुजरिम तक नहीं पहुंच सकी। नासिर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, चेयरमैन नैब को तो लग रहा है थ्रेट्स आ रहे हैं, दबाव है, ऑफर्स हो रही हैं कि आखिरकार नासिर साहब? बेसिकली अपोजिशन की जमात चाहे नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, उनके लीडरान के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, या तो वो इस तरीके से उच्च हथकंडे इस्तेमाल करके ख़ुद को आज़ाद कर देंगे, वरना या उनके जो मुस्तकबिल है वो मेरे ख्याल में मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली वो इस तरीके से हरबे इस्तेमाल करके कि नेब हो, नेब के चेयरमैन हो या दूसरे इदारे उस पर प्रेशर डालेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इसमें अली परवेज साहब की एक बात
उसने कह दिया कि उसने जो डिफेंस बजट है उसमें वो डेफिनेटली वो कट लगाएंगे। मेरे ख्याल में इस तरह कभी भी नहीं होगा और ना ही डिफेंस बजट में कभी कंप्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि हम जिस रीजन में रहते हैं ये वार रीजन है। क्योंकि पहले अफगानिस्तान में था और अब जो ईरान में जो सिचुएशन पैदा हो रही है, तो डेफिनेटली हमें इन चीज़ों को मिलके वो समझना होगा कि फ्यूचर के लिए जो ऑयल की प्राइसेस है, मेरे ख्याल में ईरान और जो यूएस के जो हालात चल रहे हैं तो इससे ऑयल प्राइसेस मजीद बढ़ेगी। तो हमें मुस्तकबिल के लिए भी सोचना होगा और इन चीज़ों से निकलना होगा, क्योंकि हालात बहुत हम जो जिस रीजन में रह रहे हैं वो ऐसे नहीं है। तो आप किसको वज़ीर इत्तलात बनाना चाह रहे हैं? शाद भट्टी साहब लिखते हैं आप भी चेयरमैन नैब पे दबाव डाल लें कि केस खत्म कर दिया जाए। ये वो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी नहीं, आप लोग थ्रेट कर रहे हैं, आप लोग दबाव डाल लें कि वज़ीर इत्तलात बनाने किसी को, किसको बनाना है आपको? अच्छा, दूसरी ये कि मेरे मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। दूसरी जो मेरे कुलीग ने कह दिया है कि इन्फ्लेशन बढ़ी है, डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आवाम पे और ख़ास पर जो गरीब लोग हैं उस पर महंगाई का प्रेशर है, और गवर्नमेंट पर भी प्रेशर है। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत को, खान साहब को ये एहसास है कि जो लो इनकम वाले लोग हैं उनको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन या कुछ ना कुछ देना होगा। तो डेफिनेटली उसके एहसास प्रोग्राम में 180 बिलियन इसलिए आइंदा बजट में रख रहे हैं ताकि उन लोगों को जो गुर्बत के जो लकीर पे है, जो लो इनकम वाले, उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट किया जाए। जो आपने कहा कि कौन वजीर बनना चाहता है, खान साहब इस बिल्कुल खान साहब जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। वो उस बंदे को लाना चाहेंगे देखो जो खान साहब ने एक हिस्ट्री तारीख रकम कर दी है कि पहले जो गवर्नमेंट थे वो जिनके साथ वो जो लीडरान के साथ होते थे उनकी खुशामदी होती थे, तो वो चाहे जो भी करते थे, करप्शन करते थे, उनकी परफॉर्मेंस गलत होती थी, कम वीक होती थी, वो आखिर तक उनके साथ रहते। लेकिन खान साहब ने अपनी ही असद उमर और उनके जो फवाद चौधरी और इस तरह की जो उनके साथ होते थे, जो परफॉर्मेंस उनकी उम्मीद पर नहीं आई, तो उनको अपने वजारतों से अलहदा कर दे। खान साहब के लिए ये बात करना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है कि वो प्रेशर डाल के और कोई जाट डाल के वो जवाब दिया। अली परवेज साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई लाएंगे? अली परवेज साहब, आपकी पहले डिफेंस बजट वाली बात का जवाब दिया, दूसरा नैब की जो बातें की जावेद चौधरी साहब ने, जो चेयरमैन नैब को कोट भी किया जी। मैं उससे पहले जरा 1 मिनट जो पहले गुफ्तगू हो गई, मैंने खदशे का इजहार किया है कि डॉलर टर्म्स के अंदर हमारा डिफेंस बजट ये 30% काटेंगे। आप 11 जून को रखें, अगर मेरा खदशा गलत हुआ तो मैं उसके लिए माजरत कर लूंगा, पर जो इनकी नलायकी चल रही है उससे मुझे इस चीज का खदशा है। अब मेरे भाई जो आपके पास खुरम साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा कि हमें इकट्ठा होने की जरूरत है, बिल्कुल ठीक बात की, पर ये शायद ये बताना भूल गए कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ऑफर किसने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पहले सेशन के अंदर की और किसने उसको रद्द किया। तो काइंडली जिम्मेदारी भी फिक्स जरूर करें कि किसने दुदकारी है ये यूनिटी, किसने मोदी को फोन करने के लिए तो बड़ी बेचैनी का इजहार किया, पर नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद होने के बावजूद उन्होंने जाके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से हाथ नहीं मिलाया। अच्छा, अब आ जाए नैब के ऊपर जो आपने बात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का स्टांस बड़ा क्लियर है। हम चाहते हैं बिला तफरीक यहाँ पे एहतसाब होना चाहिए, सब्जेक्ट टू ड्यू प्रोसेस हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, और हम चाहते हैं कि इदारे को रिफॉर्म किया जाए और मजबूत किया जाए। और आपने जो बातें की हैं उसमें सिर्फ ये भी याद रखें कि चेयरमैन नैब ने ये भी खदशा जाहिर किया था कि जब मैं हुकूमती बंदों के पीछे जाता हूं तो ये मेरे टीएडीए और मेरा बजट काटते हैं। तो कौन इस एक्सरसाइज को सैबोटाज करना चाहता है, ये भी लोगों के सामने आया होना चाहता है। हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए जिस मर्जी कानून को रिफॉर्म करने की जरूरत होगी, हम अपनी पूरी कोऑपरेशन देंगे। आपने जो इकोनॉमी के टर्मोइल की बात की उसमें खुरम साहब ने बिल्कुल सही बात कहा। हमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, हमने शॉर्ट टर्म की तो तकलीफ को आईएमएफ के साथ दूर कर ली है, बट हमें अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जिसमें करंट, अच्छा मुझे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है साहब, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पावर सेक्टर। बिल्कुल खुरम शहजाद साहब, आपका भी लास्टली कि ये क्या अब ये बताते जाएं, क्योंकि अब चाहिए क्या मार्केट को, ये बता दें, क्योंकि ये तो सब जो पीटीआई ने एमनेस्टी दे दी सब दे दिया, अब $6 अरब आईएमएफ से मुआहदा हो गया। मीडियम टर्म रोड मैप, चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ऑफर किया था, वो किल करती है इन्वेस्टर सेंटीमेंट को। फंडामेंटल्स का एक इशू नहीं है, अप्स एंड डाउन्स तो मार्केट का हिस्सा है, लेकिन जो किल करती है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को वो बेसिकली अनसर्टेनिटी है कि क्लैरिटी ना होना, कोई कम्युनिकेशन ना होना, ये इशू है मेरे ख्याल में। ये एक लैकिंग चीज़ है, इसको होना चाहिए नंबर 1। दूसरा ये इन्वेस्टर इस चीज़ पे भी वेट कर रहे हैं, या फिर ऑफकोर्स स्टॉक से या इक्विटी मार्केट से निकल के साइडलाइन पे बैठ रहे हैं, या फिर ऑफकोर्स जो करेंसी में हो रहा है उसमें जंप इन कर रहे हैं कि जी अब करेंसी बढ़ी तो उसमें आ जाए, तो वो फैक्टर भी है। लेकिन वेट इस चीज़ का हो रहा है कि जो बजट आएगा उसमें ये कहा जाता है, जैसे हम बात
बात कर रहे हैं ना प्राइमरी डेफिसिट की, उसमें 700-750 अरब रुपए आपको ऐड करने हैं ताकि प्राइमरी डेफिसिट मीट हो। IMF की कंडीशन है वो फ्रंट लोडेड प्रोग्राम की वजह से, तो वो शायद उसमें टैक्सेस ज़्यादा लगें, 600 से 700 अरब रुपए के टैक्सेस बजट में, उसमें क्लैरिटी आएगी 11 जून को जो बजट आना है। और दूसरा इंटरेस्ट रेट अच्छा हुआ है, MPS जल्दी अनाउंस किए स्टेट बैंक ने, ताकि जितना जल्दी अनाउंसमेंट होगी उतना क्लैरिटी जल्दी आएगी और इन्वेस्टर सेंटिमेंट बेहतर मैं होगा। इससे शुक्रिया अदा करूंगा आप तीनों मेहमानों का, क्योंकि वक्त इख्तिताम पर पहुंच गया। अली परवेज साहब का, मूसा ज़ही साहब का, खुर्रम शहजाद साहब का फीडबैक आप जरूर लिखिएगा अपना। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।